हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। जो आज का हमारा जो वीडियो है, ये हमारा जो बीए पॉलिटिकल साइंस कश्मीर यूनिवर्सिटी या क्लस्टर यूनिवर्सिटी का दोनों का जो हमारा 5th सेमेस्टर है उसके रिलेटेड होने वाला है। और आज के हमारे जो सब्जेक्ट है दैट इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ये जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है ये 5th सेमेस्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी या क्लस्टर यूनिवर्सिटी में आपका मेजर टाइप 3 आता है। जो बीए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं एज ए मेजर पॉलिटिकल साइंस, उनका मेजर टाइप 3 आता है। और आज से हम इस जो हमारा मेजर 3 इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम जो मेजर 2 है या मेजर 1 उनके भी लेक्चर्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि अगर आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखते हो तो आपको कोई और लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बेस्ट से बेस्ट और सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा पाऊं। जो भी हमारे जो कॉन्सेप्ट है दैट इज जो आप हमारे टॉपिक भी है दैट इज अंडरस्टैंडिंग फॉरेन पॉलिसी। आज के लेक्चर में हमें यही समझना है कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, कौन सी ऐसे चीज़ें होती है जो फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट करती है, यहाँ हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है उसको कौन फ्रेम करते हैं, कितने टाइप्स होते हैं फॉरेन पॉलिसी के। सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के आगे भी वीडियोस आने वाले हैं हमारे चैनल पे, ताकि आप उन वीडियोस का अच्छे से अच्छा फायदा उठा सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी होती है इसका सिंपल मैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी होती है ये क्या होती है, ये कुछ स्ट्रेटजीज होती है, कुछ डिसीजंस होते हैं जो एक मुल्क लेता है, जो एक कंट्री लेता है या एक स्टेट लेता है, ताकि जो बाकी दुनिया है, बाकी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है बाकी, उनके साथ वो इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो उसके मकसद है उनको अचीव कर सके। उनको सिंपल में अगर मैं समझाऊं आपको, एग्जांपल के हेल्प से समझाऊं, जैसे हम एक घर में रहते हैं, हमारे घर का एक बुजुर्ग होता है या हेड होता है ना, वो कुछ स्ट्रेटजीज बनाता है कि हम हमारे जो नेबर्स हैं, जो हमारी जो सोसाइटी है, उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, उनके साथ कैसे उठेंगे बैठेंगे। और उसके साथ साथ उठने बैठने के साथ साथ जो हमारे खुद के मकसद है, या जैसे हम चाहते हैं कि हम सोसाइटी में हमारा जो मुकाम है वो ऊपर उठे, या हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो गोल्स हैं, अपने गोल्स हैं, उनको फुलफिल कर सके, उसी को हमारी जो घर की उसको बोलेंगे पॉलिसी। मैंने एक घर की एग्जांपल आपको दी कि एक घर की में जैसे एक हेड होता है, वो एक पॉलिसी बनाता है विद द हेल्प ऑफ हिज मेंबर्स। अपने जो घर के मेंबर्स होते हैं उनका हेल्प लेता है वो, और उससे एक पॉलिसी बनाता है कि हम, या प्लान बनाता है कि हम हमारे जो रिलेटिव्स हैं या हमारे जो नेबर्स हैं या हमारी जो सोसाइटी में बाकी लोग हैं उनके साथ कैसे हमें उठना बैठना है, उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, जिससे क्या हो, एक तो हमारा जो मुकाम है, हमारा जो लेवल है वो ऊपर बढ़े, और जो हमारे पर्सनल गोल्स है वो भी फुलफिल हो सके। ऐसे ही सेम होता है, कंट्री होती है, उसमें जो पॉलिटिकल हेड्स होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है या बाकी जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ स्ट्रेटजीज अब बनाते हैं या डिसीजंस लेते हैं, ताकि जो एक कंट्री है, जैसे हम इंडिया है, हमारे जो पॉलिटिकल हेड होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ डिसीजंस बनाते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज बनाते हैं, ताकि वो बाकी मुल्कों के साथ क्या करे, इंटरेक्ट कर सके, और जो अपने हमारे हिंदुस्तान के अपने जो गोल्स हैं उनको इंटरनेशनल स्टेज की मदद से अचीव कर सके, उनको अचीव कर सकते।
जैसे हमारे जो मकसद है, हमारे जो मकासद है, हम एक कंट्री का मकसद क्या हो सकता है कि उसको तरक्की करना है, उसको अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे हमारे जो वेपन इंडस्ट्रीज है उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, या हमारे जो साइंस एंड टेक है उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ये ऐसे ही होते हैं ना गोल्स, या हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो हो, यही होती है एक कंट्री की के गोल्स। और इन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटजीज, जो तरीके और जो डिसीजन लिए जाते हैं कि हम एक इस मुल्क के साथ ऐसे कर सकते हैं, इस पाकिस्तान के साथ हमें ऐसे बिहेव करना है, ऐसे इसके साथ बात करनी है, ऐसे पाकिस्तान को टैकल करना है, चाइना जो आगे बढ़ रहा है हम हमें पीछे करने की कोशिश कर रहा है उसको हम ऐसे टैकल कर सकते हैं ना। दैट जो ये सिंपल में अगर मैं समझाऊं, एक कंट्री का जो प्लान होता है बाकी दुनिया के जो कंट्रीज हैं उनके साथ डील करने के लिए, उसको हम बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी। एक कंट्री का प्लान जो जो होता है बाकी दुनिया के जो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ डील करने का, उसको हम बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि फॉरेन पॉलिसी क्या है, और सिंपल से सिंपल मीनिंग में मैं आपको समझा पाया। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट इसमें रहा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कल जब मैं नया लेक्चर लाऊंगा उससे पहले कुछ टाइम स्टैम्प में मैं आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखेंगे कि जो हमने अभी बोला कि फॉरेन पॉलिसी एक प्लान होता है एक कंट्री का बाकी दुनिया के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ डील करने के लिए, मगर उस जो हम प्लान बनाते हैं उसका क्या मकसद होता है, उसके क्या गोल्स होते हैं, वही हम देखते हैं। जो हमारा पहला गोल होता है फॉरेन पॉलिसी का, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी। पहले तो अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना, ताकि हमारे जो कंट्री पे थ्रेट्स है, जो हमारी कंट्री पे थ्रेट्स है जैसे वार, टेररिज्म है, यही एक कंट्री पे थ्रेट होते हैं ना। नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन यही चीज़ करते हैं, जैसे जंग करता है या टेररिज्म दहशतगर्दी करती है, या साइबर अटैक्स। जो ये साइबर अटैक्स है ना, ये मॉडर्न टाइप है। मॉडर्न टाइप है क्या है? जो ये साइबर अटैक्स है ये मॉडर्न टाइप है किसका किसका है? नेशनल सिक्योरिटी का जो जो नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट है, कि मॉडर्न थ्रेट है। आज एक बंदा होता है वो बांग्लादेश में बैठा होता है या किसी और चाइना में बैठा होता है और इंडिया के यूज़र का कंप्यूटर वो हैक करता है, इंडिया के यूज़र का या गवर्नमेंट का कंप्यूटर हैक करता है। जैसे इजराइल ने किया था, इजराइल और यूएसए ने क्या किया था, उन्होंने जो ईरान का जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ वायरस डाले थे, ताकि वो जो ईरान अभी क्या कर रहा है, अभी वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको वो रोक सके, न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो रोक सके। जो हमारा दूसरा होता है दैट इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। क्या होता है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, हर एक कंट्री का मकसद पहला क्या होता है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पैसा, ताकि एक कंट्री क्या कर सके? प्रमोटिंग ट्रेड को बढ़ा सके, बिजनेस को बढ़ा सके, क्योंकि जब बिजनेस होगा तभी तो पैसा आएगा ना, है ना। जो भी हमने हमारी सोसाइटी में भी देखा होगा कि जो भी इंसान बिजनेस करता है, ट्रेड करता है, उसके पास पैसा है ना। इसी तरह जो मुल्क, जो कंट्री ट्रेड करेगा उसके पास पैसा आएगा। सिक्योरिंग रिसोर्सेज, वो अपने जो उसके रिसोर्सेज है जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, या बाकी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको सिक्योर कर सके। एंड बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, और क्या कर सके? अपनी जो इकोनॉमिक की ग्रोथ है उसको बूस्ट कर सके। हर एक कंट्री चाहती है कि उसकी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करे, फास्ट बूस्ट करे, बाकी जो उनके जो उसके जो हमसाया ममालिक हैं उनसे फास्ट ग्रो कर सके। जैसे इंडिया चाहता है कि मेरी इकोनॉमी पाकिस्तान, चाइना से फास्ट ग्रो करे, या चाइना चाहता है कि मेरी इकोनॉमी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन कंट्रीज से फास्ट ग्रो करे। और हम अगर तीसरे जो गोल होता है, मकसद होता है फॉरेन पॉलिसी का, दैट इज इन्फ्लुएंस एंड पावर। क्या होता है? इन्फ्लुएंस एंड
पावर। एक कंट्री अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी मदद से क्या करना चाहता है, वो अपना जो इन्फ्लुएंस है ना, अपना जो पावर है उसको एक्सपैंड करना चाहता है, उसको बढ़ाना चाहता है। एक्सपैंडिंग कंट्रीज रोल एंड रेपुटेशन ग्लोबली, जो मैंने अभी बोला, जो यूएसए कर रहा है, अपनी कंट्री का रोल एंड रेपुटेशन, इज्जत को बढ़ाना और पावर को बढ़ाना, इन्फ्लुएंस करना, बाकी कंट्रीज जो है उनकी उनको इन्फ्लुएंस करना, किसकी हेल्प से, फॉरेन पॉलिसी की मदद से। जो हमारा फोर्थ गोल है फॉरेन पॉलिसी का, दैट इज पीस एंड कोऑपरेशन। क्योंकि अगर एक कंट्री में पीस ही ना हो, वार ही वार हो, जैसे अभी चल रहा है पैलेस्टाइन और इजराइल का वार चल रहा है, यूक्रेन एंड रशिया का वार चल रहा है। जैसे आपने देखा भी होगा कि पिछले बहुत टाइम से जो इसराइल के जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, या जो रशिया के जो कंपनीज हैं उनके फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली उनके भी शेयर्स नीचे गिरे थे। इसलिए कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती है कि वो जंग में इंटरफेयर करे, या वो जो वार्स है उनमें इंटरफेयर करे, या उसकी जो अपनी जो कंट्री है उसमें डिस्ट्रैक्शंस हो, उसमें वार्स हो, उसमें ऐसे दंगे फसाद हो। ये कोई भी कंट्री नहीं चाहती है, क्योंकि हमेशा वार एक मुल्क को वीक ही बनाता है, कभी भी कामयाब नहीं बनाता है। वो रियर केस है, जैसे यूएसए कामयाब बनता है क्योंकि उसकी वेपन इंडस्ट्री उतनी ग्रो हो चुकी है। अगर मैं इस टॉपिक पे बात करूं तो हम अपने जो टॉपिक हैं इससे डाइवर्ट हो जाएंगे और ये लेक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत लॉन्ग बन जाएगा। इसलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, पीस एंड कोऑपरेशन। एक कंट्री क्या करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी की मदद से, बिल्डिंग अलायंसेस, वो अलायंसेस बनाता है, जैसे नेटो है, या ब्रिक्स है, या सार्स है, बहुत सारे अलायंसेस है ना। इंडिया बनाता है अपने अलायंसेस, या जो आपने यूरोपियन यूनियन है, बहुत सारे अलायंसेस है, ताकि जो पीस एंड कोऑपरेशन को बरकरार रख सके। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स है, एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स है, उनको रिजॉल्व कर सके, उनको ख़त्म कर सके। एंड पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें पार्टिसिपेट कर पाए। जैसे अभी के टाइम पे हमारी जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया भी चाहता है कि मैं यूएनओ का मेंबर बन सकूं, या जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनओ का उसका मेंबर बन सकूं, परमानेंट मेंबरशिप मुझे मिले, ताकि हमारा जो पीस एंड कोऑपरेशन है वो इंक्रीज हो सके। बाद जो फिफ्थ जो हमारा गोल है फॉरेन पॉलिसी का, दैट इज कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन गोल्स। जो हमारे कल्चर है उसको स्प्रेड कर पाए हम, जो हमारे कल्चरल वैल्यूज हैं उनको स्प्रेड कर पाए, और हम प्रोटेक्ट कर पाए क्या क्या, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज वायलेट करती है ह्यूमन राइट्स को। जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है, राइट टू लाइफ, एक इंसान को जिंदा रहने का राइट है, या राइट टू लिव पीसफुली, या बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर पाए। एडिंग इन ग्लोबल क्राइसिस, और जो ग्लोबली अभी क्राइसिस चल रहे हैं उनमें वो एड कर दे पाए, एड अपनी तरफ से पैसों की कुछ एड दे पाए, या डिफरेंट कुछ भी, खाने की एड, दवाई की एड। जैसे अभी अभी आपने सुना होगा कि इंडिया ने पैलेस्टाइन में एक मेडिसिन का एड भेजा, ताकि जो हमारी जो रिलेशन है पैलेस्टाइन के साथ वो हम अच्छी बना सके, और हमारे जो गोल्स होते हैं कंट्री के, ह्यूमैनिटेरियन गोल्स या एक इंसान के जो गोल्स हैं उनको फुलफिल कर पाए। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन पॉलिसी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं किस पे, फॉरेन पॉलिसी पे। जैसे पहला जो फैक्टर है दैट इज जियोग्राफी। एक कंट्री की जियोग्राफी के हिसाब से ही वो फॉरेन पॉलिसी भी बनाएगी, प्लान भी बनाएगी कि मुझे किस कंट्री के साथ कैसे डील करना है, या जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं उनके साथ मुझे कैसे डील करना है। ए कंट्रीज लोकेशन कैन इफेक्ट इट इज रिलेशनशिप्स। एक कंट्री की लोकेशन ही उसकी जो रिलेशनशिप्स है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं उनके साथ वो इम्पैक्ट करती है, वो इफेक्ट करती है। जैसे एग्जांपल की अगर मैं दे दूं, जैसे
हमारा जो हमारी जो इंडिया है वो क्या फोकस करता है, रिलेशन, गुड रिलेशनशिप्स किन के साथ, नेबर्स के साथ, जैसे हमारा चाइना या पाकिस्तान के साथ, इनके साथ हम अच्छी रिलेशनशिप्स बना सके, या हमें इन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि क्योंकि हमारी जो जियोग्राफी है वो ऐसी है, क्योंकि एक साइड से पाकिस्तान है, एक साइड से चाइना है, एक साइड से हमारा जो बांग्लादेश है या बाकी जो कंट्रीज़ हैं, इसलिए इंडिया क्या चाहता है, वो अपने जो उनके नेबर्स है, हमारे जो नेबर्स हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहता है। दूसरा जो है दैट इज़ हिस्ट्री। एक कंट्री का पास्ट जो ना, पास्ट में जो हम जो एक कंट्री के पास्ट में जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो भी इम्पैक्ट करते हैं फॉरेन पॉलिसी को, क्योंकि जैसे अगर हम में से कोई ऐसा लीडर है जिसने हमारे जो आज़ादी की मुहिम है उसको देखा है, या आज़ादी की जो लड़ाई है उसमें उसका कोई भी रिलेटिव शहीद हुआ है, तो उसके माइंड में अभी तक भी चल रहा होगा कि जो पास्ट इवेंट्स हैं या कन्फ्लिक्ट्स हैं वो उनको ध्यान में रख के ही वो नई पॉलिसी बनाएगा, जो नई पॉलिसी है उसको बनाएगा, मगर किसको ध्यान में रख के, जो पास्ट में इवेंट्स हुए हैं। जैसे सिंपल में अगर समझो, यूएस रशिया टेंशन इज रूटेड इन कोल्ड वार। जो कोल्ड वार में हुआ था, जो रशिया और यूएसए के दरमियान, उस टेंशन की वजह से अभी तक भी रशिया और यूएसए की जो रिलेशंस है वो अच्छी नहीं बन पाई है। इसलिए जब भी हमारा जो यूएसए है वो फॉरेन पॉलिसी बनाएगा, वो कुछ ना कुछ खिलाफ करेगा, किसके, रशिया के खिलाफ। और जब भी रशिया अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएगा तो वो कुछ ना कुछ खिलाफ करेगा, किसके खिलाफ, यूएसए के खिलाफ। आर यू अंडरस्टैंड? इसके बाद है दैट इज इकोनॉमी। एक कंट्री की इकोनॉमी भी इम्पैक्ट करती है, अफेक्ट करती है उसकी फॉरेन पॉलिसी। कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूँ। वेल्दी कंट्रीज, जो अमीर कंट्रीज हैं, वो फोकस करती है ट्रेड पे, वाइल डेवलपिंग जो नेशंस हैं वो किसको प्रायोरिटी देती है, एड एंड इन्वेस्टमेंट को, एड इन इन्वेस्टमेंट हो। जैसे हमारा जो पाकिस्तान है वो फोकस करता है कि जो हमारा अरब के जो कंट्रीज है वो आए और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, जिससे पाकिस्तान की भी इकोनॉमी ग्रो हो। मगर जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे या जो हमारे वेल्दी कंट्रीज है, अमीर कंट्रीज है, वो ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करती है। जैसे चाइना है, यूएसए है, रशिया है, ये सब कंट्रीज क्या फोकस करती है कि उनका जो बिजनेस है बाकी कंट्रीज के साथ वो बढ़े। इसके बाद जो फोर्थ फैक्टर है जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इम्पैक्ट करता है, दैट इज लीडर्स एंड गवर्नमेंट। एक कंट्री की लीडरशिप एंड जो उस कंट्री में किस टाइप की गवर्नमेंट है वो भी अफेक्ट करती है उसकी फॉरेन पॉलिसी को। जैसे जैसे मैं नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या है, मोनार्ची सिस्टम है। किंग जोंग क्या करता है, वो अपनी मनमानी करता है, जो उसको पसंद आए, जिस कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं उसके साथ वो रखेगा, और जिसके साथ उसको वो उसका जो मन करता है कि मुझे इस कंट्री के साथ अच्छे से सलूक नहीं करना है या मुझे इस कंट्री के साथ अच्छे से नहीं रहना है, उसके साथ वो वैसे ही डील करता है। मगर अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में क्या है, इंडिया में डेमोक्रेसी है। यहाँ पे 5 साल के बाद नया एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के आता है, इसलिए जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो डिफरेंट होगी। क्या होगी डिफरेंट होगी, किसके मुकाबले में, हमारे जो नॉर्थ कोरिया के हैं। जो फिफ्थ पार्ट है दैट इज ग्लोबल इवेंट्स। जो हमारे ग्लोब में, हमारे जो वर्ल्ड है, इसमें जो एक डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे वार्स होते हैं, पेंडेमिक्स, कोविड में हुआ था, या क्लाइमेट चेंज जो अभी का बहुत ही बड़ा इशू है, वो भी एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट करती है, अफेक्ट करती है। जो जब जैसे पेंडेमिक हुआ था तो उसके बाद इंडिया ने डिफरेंट नई जो पॉलिसीज़ है उनको अप्लाई किया था, या जब हमारा इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था, या अभी जो चल रहा है इसराइल और पैलेस्टाइन वार, तो इन वारों की वार्स की भी वजह से क्या होता है कि एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी अफेक्ट करती है।
अगर हम बात करें दैट इज टाइप्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, कितने टाइप्स होते हैं फॉरेन पॉलिसी में। जो पहला टाइप है दैट इज डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक जो हमारे फॉरेन पॉलिसी, दैट इज द टाइप ऑफ फॉरेन पॉलिसी। इसमें क्या होता है, एक कंट्री क्या करती है, वो नेगोशिएशंस करती है, ट्रीटीज बनाती है या अलायंसेस बनाती है, ताकि जो उसके जो रिलेशन है बाकी कंट्रीज के साथ वो अच्छे हो, गुड रिलेशनशिप हो, किसके साथ, बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके साथ। जैसे जैसे जो इंडिया की मेंबरशिप है किसमें, ब्रिक्स में, ताकि क्या कर सके, इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर सके, स्ट्रेंथन कर सकते इंडिया की इकोनॉमी को। ये हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ फॉरेन पॉलिसी होती है, जिसमें डिप्लोमेसी को का यूज़ किया जाता है, नेगोशिएशंस किए जाते हैं, ट्रीटीज बनाए जाते हैं, मुआहदे बन किए जाते हैं, अलायंसेस बनाए जाते हैं, ताकि जो एक कंट्री की रिलेशंस है बाकी कंट्रीज के साथ उनको वो बेहतर बना सके, या जो जो उसकी इकोनॉमी है उसको थोड़ा बूम कर सके। जो हमारा सेकंड टाइप है दैट इज मिलिट्री। मिलिट्री जो फॉरेन पॉलिसी है, इसमें क्या होता है, हम डिफेंस और मिलिट्री अलायंसेस का यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो नेशन है उसको हम बचा सके। जैसे अगर मैं एग्जांपल की हेल्प मदद से समझाऊं, जैसे नेटो है, नेटो की जो अलायंसेस हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं किसकी मदद से, नेटो। कि अगर आपने सुना भी होगा कि अगर कोई कंट्री नेटो पे अटैक करेगी तो वो जो उसके सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं उन पे अटैक माना जाएगा। इसलिए जो कुछ कंट्रीज हैं वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में मिलिट्री का यूज़ कर, मिलिट्री एंड फॉरेन पॉलिसी बनाती है, जिसकी मदद से वो अलायंसेस बनाते हैं ताकि अपनी आप को प्रोटेक्ट कर पाए। इसके बाद आती है हमारी इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी। हम एक कंट्री क्या करती है, वो ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाती है। जैसे हमारा रशिया और इंडिया के दरमियान डिफरेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, या सैंक्शंस लगाते हैं कंट्रीज पे। जैसे हमारा जो यूएस है वो कुछ कंट्रीज पे सैंक्शंस लगाता है। जैसे अभी उसने हमारा जो रशिया है उस पर सैंक्शंस लगाए हैं। और एड और इन्फ्लुएंस अदर नेशन, ताकि जो बाकी नेशंस हैं उनको एड दे सके और उनको इम्पैक्ट भी कर सके, इन्फ्लुएंस भी कर सके। जैसे मैंने अभी बोला, यूएस इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन कंट्रीज लाइक ईरान, कि यूएसए जो सैंक्शंस लगाता है किस पे, ईरान पे, ताकि उसका जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट है उसको वो रोक सके या उसको वो ख़त्म कर सके। जो हमारा पहला अप्रोच होता है फॉरेन पॉलिसी का, दैट इज आइसोशलिज्म, दैट इज अवॉइडिंग इन्वॉल्वमेंट इन इंटरनेशनल अफेयर्स। जैसे इंडिया यूएसए करता था बिफोर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, पहले की यूएसए क्या करता था, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है उससे पहले क्या करता था, वो जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी वॉर्स होते हैं, उनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं लेता था, क्योंकि यूएसए को पता था कि मैं अभी डेवलप हो रहा हूँ। अगर मैं डेवलप इन द रेस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, अगर मुझे इससे बाहर निकलना है, इससे और इनसे आगे बढ़ना है, तो मुझे वार से दूर रहना पड़ेगा। मुझे इन जो ये इश्यूज हैं या जो भी वार्स हैं इनसे दूर रहना पड़ेगा। इसीलिए एक कंट्री क्या करती है, एक कंट्री अवॉइड करती है इन्वॉल्वमेंट किन में, इंटरनेशनल अफेयर्स में। जो सेकंड है दैट इज इंटरवेंशनिज्म, जो यूएसए अभी कर रहा है, जो एक्टिवली क्या कर रहा है यूएसए, पार्टिसिपेटिंग ऑन इंटरफेयरिंग इन अदर कंट्रीज अफेयर्स। दूसरे कंट्रीज के जो अफेयर्स हैं उनमें क्या करना है, उनमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उनमें इंटरफेयर कर रहा है। अभी भी आप देखो जो इसराइल पैलेस्टाइन का जो वार चल रहा है उसमें भी यूएसए इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, या जो रशिया का या जो यूक्रेन का वार चल रहा है उसमें भी यूएसए इंटरफेयर कर रहा है, उसमें भी यूएसए क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे अभी आपने सुना होगा कि जो यूक्रेन का और रशिया का वार चल रहा है वो इनडायरेक्टली रशिया और यूएसए का वार चल रहा है, क्योंकि फंडिंग सपोर्ट सब कुछ यूएसए ही कर रहा है। इसके बाद जो तीसरा एग्जाम्पल है दैट इज नॉन अलाइनमेंट।
कि हम किसी भी बड़े मेजर जो ब्लॉक्स हैं, या जो बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, उनको हम ज्वाइन नहीं करेंगे, या अगर कोई वॉर होता है तो हम उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं लेंगे, हम किसी भी कंट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे इंडिया कर रहा था किसमें, कोल्ड वॉर में। जब कोल्ड वॉर यूएसए और हमारा जो यूएसएसआर जो रशिया है उसके दरमियान चल रहा था, तो इंडिया ने क्या बोला कि हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना हम यूएसए को सपोर्ट करेंगे, ना यूएसएसआर को या रशिया को सपोर्ट करेंगे। जो हमारा फोर्थ एग्जांपल है दैट इज ग्लोबलिज्म, एम्फेसिजिंग ग्लोबल कोऑपरेशन टू एड्रेस शेयर्ड चैलेंजेस। इसमें क्या होता है कि हम एक ग्लोबली जो कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं ताकि जो चैलेंजेस हैं उनको हम मिल बांट के टैकल कर सकें। लास्ट में बात करते हैं मॉडर्न फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस। जो आज की हमारी मॉडर्न फॉरेन पॉलिसी है उसके कौन कौन से चैलेंजेस है। जो पहला चैलेंज है दैट इज ग्लोबलाइजेशन। जो हम एक कंट्री क्या करना चाहती है, वो बैलेंस करना चाहती है उसका नेशनल इंटरेस्ट विथ ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस। जो हम अभी के टाइम पे अगर हम देखें, एक कंट्री की दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंस बहुत। अगर मैं सिंपल में समझाना चाहूँ, जैसे हमारा जो इंडिया है जब ये फॉरेन पॉलिसी बनाता है तो चाइना को ये कभी भी अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना पे इसकी डिपेंडेंस है, चाइना के साथ ये ट्रेड करता है, चाइना से गुड्स आते हैं इंडिया। आर यू अंडरस्टैंड। टाइम पे जो हमारा जो चैलेंज है फॉरेन पॉलिसी का, मॉडर्न फॉरेन पॉलिसी का, दैट इज टेररिज्म एंड सिक्योरिटी। आजकल बहुत ज़्यादा टेररिज्म है। जैसे आपने पाकिस्तान की में देखा होगा अभी जो हो रहा है पारा चिनार में, दैट इज ऑल्सो टेररिज्म। और जो अगर कोई भी कंट्री जैसे पाकिस्तान अभी फॉरेन पॉलिसी अपनी बनाएगा तो वो चैलेंज एक है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का, जो उसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उनको टैकल करना, उन थ्रेट्स को टैकल करना। और जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स इज हिजबुल्लाह, हूतीज है, या बाकी जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, उनको टैकल करना, या उनकी वो जो रोल अब प्ले करते हैं एक कंट्री के सिक्योरिटी या में, उसको भी वो भी एक चैलेंज माना जाता है किसका, मॉडर्न फॉरेन पॉलिसी का। थर्ड इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो है अभी के टाइम पे हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। एक जैसे ग्लोबल नॉर्थ क्या बोलता है, ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज है वो इसके लिए जिम्मेदार है कि क्लाइमेट चेंज आ रही है, क्लाइमेट खराब हो रहा है, हमारा हवा खराब हो रहा है, हमारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ रही है। इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज। ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज क्या बोलते हैं, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज इसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए जो कोऑर्डिनेशन किसमें, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज में होनी चाहिए, वो अभी के टाइम पे नहीं हो रही है, और ये सबसे बड़ा इशू है। फोर्थ इज दैट इज टेक्नोलॉजी एंड साइबर थ्रेट्स। जो एक कंट्री को एड्रेस करना होता है, साइबर थ्रेट्स एथिक्स है, उनको टैकल करना या उनको एड्रेस करना अभी के टाइम पे सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि हैकर्स है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है, साइबर अटैक्स किए जाते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के उनका जो पर्सनल डेटा है, पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है, उसको हैक किया जाता है। आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छे से मैं समझा पाया हूँ। ये मुझे पता है कि ये लेक्चर बहुत लॉन्ग हुआ है, मगर ये जो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है इसको अच्छे से समझाने के लिए इतना लॉन्ग लेक्चर इम्पोर्टेंट है। और आपको इस लेक्चर को एक बार में देखना है, उसके बाद आपको कभी भी इस जो ये फॉरेन पॉलिसी है इसके रिलेटेड डाउट नहीं रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।